सिरीपुर नामक गांव में जगैया और मीना नाम का एक जोड़ा रहता था। वे सब्जियां बेचकर गुजारा करते थे। इससे होने वाली कमाई से वो अपनी बेटी गीता की अच्छी परवरिश कर रहे थे। एक दिन जब गीता अपने घर के सामने खेल रही थी, एक सांप आता है और गीता को डसने की कोशिश करता है। सांप को देखते ही मीना गीता को बचाने के लिए दौड़ती है और सांप उसे ही काट लेता है। मुंह से जहर की उल्टी करते हुए उसकी मौत हो जाती है। मीना, मीना! जगैया घर पहुंचने पर मीना को फर्श पर मृत पड़ा दिखता है। वो उसे ठीक से देखता है और पाता है कि उसे एक सांप ने काट लिया है और वो जहर की उल्टी करते हुए मर गई है। वो गीता को उसकी माँ के शव के बगल में खेलते हुए देखता है और बेहद दुखी होकर उसे अपने पास खींच लेता है। तुम्हारी माँ मर गई है, वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। बस अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा है बेटा। जगैया गीता को अपने साथ सब्जियां बेचने की गाड़ी पर बिठाकर ले जाने लगा। वो पूरे दिन उसे साथ लेकर पूरे गांव के चारों ओर घूमता। जो पैसे मिलते उससे वो दूध खरीदकर उसे पिलाता था। लेकिन तब भी गीता रात को रोती रहती थी और सो नहीं पाती थी। इस वजह से जगैया ने कई रातें उसे सुलाने की कोशिश में जागी जागी गुजारी। जगैया ने महसूस किया कि गीता अपनी माँ को याद करती है और इसीलिए उसकी देखभाल की खातिर कविता नाम की लड़की से शादी कर ली। मेरी प्यारी गीता, आज क्या खाएगी? कविता गीता को अच्छा खाना खिलाकर, कहानियां सुनाकर उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। अचानक उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और वो घर के छोटे छोटे काम देकर गीता की मदद लेती है। गीता, क्या तुम रात के खाने के लिए थालियां लगा सकती हो बिटिया? गीता भी बिना किसी शिकायत के उसकी बात को ध्यान से सुनती है और मदद करती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कविता ज्यादा समय आराम करने लगी और गीता घर का अधिक से अधिक काम करने लगी। कुछ दिनों बाद कविता ने एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम रखा आशा। आशा और गीता दोनों एक साथ बड़ी होने लगी। माता पिता को आशा से ज्यादा गीता का ख्याल रहता था और ये देखकर आशा को गीता से जलन होती थी। वो हमेशा गीता को अपने माता पिता से डटवाने की कोशिश करती। ऐसा करने से उसे लगता था कि उसके माता पिता उसे गीता से ज्यादा पसंद करने लगेंगे। एक दिन जब दोनों सब्जियां बेचने के लिए निकल गए और गीता लकड़ी लेने के लिए जंगल चली गई, वहां एक आइसक्रीम बेचने वाला आया। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम। क्योंकि घर पर कोई नहीं था, आशा सोच रही थी कि अपने लिए आइसक्रीम कैसे खरीदे। वो कुछ देर सोचती है और उसे याद आता है कि उसके पिता हमेशा अपनी कमीज की जेब में कुछ पैसे छोड़ जाते हैं। वो तुरंत आइसक्रीम वाले को बुलाने के लिए जाती है और कहती है, आइसक्रीम अंकल, मैं आपसे तुरंत 2 से 3 आइसक्रीम खरीद लूंगी, लेकिन पैसे मेरे पिता की शर्ट की जेब में है जो दीवार पर लटकी हुई है। मैं उससे नहीं पहुंच पा रही हूँ। क्या तुम अंदर आकर मुझे उठाओगे ताकि मैं जेब से पैसे निकालूं? आइसक्रीम वाले ने सोचा कि उसने उससे 2 या 3 आइसक्रीम खरीदने का वादा किया है और इसीलिए वो अंदर आकर आशा को उठाने के लिए तैयार हो गया। आशा अपने पिता की जेब से कुछ पैसे निकालती है और उसे आइसक्रीम वाले को दे देती है और उससे 3 आइसक्रीम ले लेती है। फिर सोचने लगती है, गीता के घर वापस आने से पहले मैं ये आइसक्रीम खा लेती हूँ। बाद में मैं उसकी ड्रेस से अपना मुंह साफ कर लूंगी। अगर पापा ने पैसे के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो मैं गीता की ड्रेस को सबूत के तौर पर दिखाकर उसे इसके लिए दोषी ठहरा दूंगी। वो आइसक्रीम खाने लगती है। घर से थोड़ी दूरी से गीता ने आशा को घर के सामने बैठे हुए कुछ खाते देखा। आशा ने गीता को देखकर आइसक्रीम खत्म करने के लिए अपना चेहरा झट से दूसरी तरफ मोड़ लिया। गीता जंगल से इकट्ठा की गई लकड़ी को एक जगह रख देती है। फिर वो हाथ मुंह धोने और कुछ खाने के लिए अंदर जाती है।
और फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है। इसे सही अवसर समझकर आशा ने गीता की ड्रेस पर आइसक्रीम लगा दी, फिर अपने हाथ भी उसके कपड़ों पर पोंछ दिए। फिर वो ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंधेरा होते होते माता पिता घर पहुंच रहे थे। इस बीच गीता घर का सारा काम कर चुकी थी और एक जगह बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वे आशा को घर के सामने बहुत उदास चेहरे से बैठे हुए देखते हैं। कविता आशा के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ आशा, तुम बाहर अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? आशा ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया। माँ फिर आशा को अंदर ले जाती है और गीता को पढ़ते हुए देखती है। फिर वो गीता से पूछती है, गीता तुम आशा को अपने साथ क्यों नहीं बिठाती? ये सुनकर गीता जवाब देती है, मैंने आशा को कई बार बुलाया माँ, लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। माँ मुझे तो क्या कि बहन झूठ बोल रही है। बात तो ये कि मैंने उसे मेरी किताबें देने के लिए कहा था, जिस पर उसने मुझे ये कहा कि तुम मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर मेरी किताबें फाड़ दी। फिर वो माँ को घर के सामने रखी अपनी फटी किताबें दिखाती है। इसी वजह से मैं दिन भर उदास चेहरे के साथ बाहर बैठी रही। घर पहुंचने पर मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा था? ये सुनकर आशा कांप उठती है और कहती है, नहीं माँ, वो ठीक मेरी बगल में थी, हो सकता कि आपने ध्यान न दिया हो। इस बीच जगैया को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और वो घर पर अपनी कमीज की जेब में खोजने लगा। वो उसे नहीं मिलते और वो बार बार हाथ डाल डाल कर ढूंढता है। क्या तुम में से किसी ने मेरी कमीज की जेब से पैसे लिए? नहीं नहीं पापा, आपकी जेब में पैसे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आप ऐसे भी अपनी शर्ट को दीवार पर बहुत ऊपर लटकाते हो, मैं तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकती, लेकिन दीदी पहुँच सकती है, बहुत लंबी है ना। पिताजी मेरी बात मानिए, मुझे पैसों का कुछ पता नहीं है। मैं जंगल में लकड़ी लेने गई थी और कुछ समय पहले ही वापस आई हूँ। मुझे आपकी जेब में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने इसे चुराया है क्योंकि मैं दिन भर घर पर थी? तुम सारा दिन घर पर ही थी, साथ ही जब मैं घर वापस आई तो मैंने तुम्हें कुछ खाते हुए देखा था। तुमको इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? माँ, मैं देख रही हूँ कि बहन मुझ पर चोर होने का आरोप लगा रही है। मैंने ना तो पैसे लिए और ना ही कुछ खरीदा। अगर मैंने कुछ खाया होता तो तुम जानते हो कि मेरे पूरे कपड़ों पर गिरा होता। कविता ये सब सुनकर बाहर जाती है और एक डंडा लेकर आती है। ये देखकर दोनों बच्चियां डर से कांप जाती हैं। वो उन्हें इसके साथ जोर से मारने वाली होती है और ये उन्हें पिछली बार की याद दिलाता है जब उन्हें इसी तरह से सजा दी गई थी। चलो लड़कियों, सच कहो, बताओ पैसे किसने लिए? हाँ जल्दी बोलो, नहीं तो पिटोगी। लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। इस सब झंझट की कोई जरूरत नहीं है, मैं पता लगा सकता हूं कि मेरे पैसे किसने लिए। फिर वो लड़कियों के पास जाता है और उनसे अपने हाथ को दिखाने को कहता है। गीता बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ पिता को दिखाती है। उसके हाथ पर कोई गंध या स्याही का निशान नहीं मिलता और उसे यकीन हो जाता है कि उसने ये काम नहीं किया है। फिर वो आशा के हाथ देखता है। उसके हाथों पर स्याही का निशान मिलता है। आशा के हाथ पर स्याही के निशान को देखकर जगैया हंसने लगता है। कोई नहीं समझ पाता कि जगैया ऐसे क्यों हंस रहा है। कविता उत्सुकता से पूछती है, पैसे किसने लिए, पता चला? जगैया कहता है, और कौन, हमारी प्यारी नटखट आशा ने। फिर वो अपनी जेब पर स्याही का निशान दिखाता है और आशा के हाथ पर स्याही के निशान से मिलाता है। गीता को गलत साबित करने की मेरी सारी कोशिश हमेशा उल्टा मेरे ऊपर क्यों पड़ जाती है? और फिर वो अपने माता पिता को उलझन भरे चेहरे से मासूमियत से देखती है।